नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए रामदरश मिश्र जी द्वारा रचित कहानियां लाल हथेलियां। रामदरश मिश्र जी की अन्य कहानियां आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जिसका कार्ड मैंने स्क्रीन पे दे दिया है। आप वहां पे भी क्लिक करके देख सकते हैं और कुछ कहानियों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपको अगर सुनना हो तो आप वहां से भी सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लाल हथेलियां। गाड़ी जोर से चीखती हुई निकल गई। अंधकार छिन्न भिन्न होकर छटपटाने लगा। कितने बजे हैं सिस्टर? कष्ट से पलके उघाड़ते हुए सुभाष ने पूछा। 11 की गाड़ी अभी गई है ना, सिस्टर का छोटा सा उत्तर था। ओह, अभी तो सारी रात पड़ी हुई है। बुदबुदाकर सुभाष चुप हो गया। दवा के गिलास की हल्की सी आहट, दीवार घड़ी की टिक 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 टिक। ज्योत्सना नहीं आई सिस्टर? नहीं, अभी सेकंड शो कहाँ छूटा होगा। पिक्चर गई है। सिस्टर ने यंत्र की तरह टेम्परेचर लिया और चार्ट पर आंक दिया। फिर टिक टिक टिक। मंद पावर का एक बल्ब टिमटिमा रहा है। आर्म चेयर पर सिस्टर ऊँग रही है और सुभाष। सारा घर हंसी की गूंज अनुगूंज में नहा उठा। सिस्टर की झपकी झटके से चूप पड़ी। आ गई बहन जी, बुलाऊं क्या? नहीं सिस्टर, मैंने तो यूं ही पूछ लिया था। पिक्चर से लौटी हुई पत्नी साले सालियों की हंसियों की गूंज अनुगूंज दरवाजा तोड़कर सुभाष की छाती पर टूट रही थी। सिस्टर कुर्सी पर बैठी थी और घड़ी टिक टिक टिक। हंसी का प्रवाह बहकर पीछे सन्नाटा छोड़ गया। ठक ठक ठक। सिस्टर ने दरवाजा खोल दिया। साहब ने दवा पी ली? जी ज्योत्सना बहन। कैसे हैं? ठीक है, आपको पूछ रहे हैं। जाग रहे हैं क्या? शायद। हेलो सुभाष। सुभाष ने धीरे धीरे भारी पलकें खोल दी। थोड़ा सा मुस्कुरा पड़ा। कितनी पीड़ित मुस्कान। कोई कष्ट तो नहीं सुभाष? सुभाष ने समर्थन में हल्के से सिर हिला दिया। सिस्टर, देखना इन्हें कोई तकलीफ ना हो। जी। अच्छा, गुड नाइट सुभाष, कहकर ज्योत्सना ने अपनी लाल लाल हथेलियों की लाल लाल कोमल उंगलियां हल्के हल्के लहरा दी। खून से सुर्ख उसके बड़े हुए नाखून मंद प्रकाश को एक बार चीर गए। फिर टिक टिक टिक। सिस्टर ऊँग रही है। बाहर पेड़ों के झरझराने की आवाज अंधकार में बिखर रही है। सुभाष ने अनुमान लगाया कि हवा आज तेज है। बंद पलकों में लहरा रही है लाल लाल हथेलियों की लाल लाल उंगलियां, लाल लाल नाखून जैसे कमरे को यहाँ वहां नहचोर मार गए हों। दीवार घड़ी पता नहीं कब से इसी रफ्तार से बज रही है। टिक टिक। सिस्टर? क्या है सुभाष बाबू? ऊँग से जागकर सिस्टर बोली। क्या मैंने बुलाया आपको? जी, अभी आपने मुझे पुकारा था, ऐसा लगा। सुभाष केवल एक सूखी हंसी हंस पड़ा। ऐसे मत मुस्कुराओ सुभाष बाबू, डर लगता है। बाहर एक ट्रेन अंधकार को कुचलती चीरती निकल गई। सिस्टर के होठ यंत्र की तरह बड़बड़ाए। 2 की गाड़ी गई है। सिस्टर फिर ऊँग गई। फिर एक निशांत शब्द, टिक टिक टिक। सुभाष की आंखों में लाल लाल हथेलियां फैल गई। फिर इन हथेलियों को झटककर दृष्टि दूर, बहुत दूर कहीं अंधकार में खो गई। एक मूर्ति उभर आई। हाँ, ममता। ममता ही तो है वह। ममता से जुड़े हुए सारे क्षण टूटे हुए जल की लहरों की तरह आपस में जुड़ने के लिए कांपने लगे। ममता। हाँ, ममता। ममता से उसकी शादी तब हुई जब वह इंटर में पढ़ता था। ममता केवल 8 पास थी। ममता पुराने संस्कारों की ममता देवता समझती थी उसे। ना जाने उसके मन में शुरू से ही सौंदर्य का कौन सा प्रतिमान समा गया था कि मोटी गदराई देह वाली ममता उसके मन को कभी छू ही ना पाती। और जब ममता अपनी मोटी मोटी उंगलियों से उसका सिर दबाने लगती तो उसे घबराहट होने लगती। वह उसका हाथ हटाकर उसकी शक्ल भूलने की कोशिश करता। वह था तो देहात के एक सामान्य घर का, किंतु उसके सपने शुरू से ही ऊंचे थे। और जब वह देहात से इंटर पास करके बीए पास करने अहमदाबाद आया तो उसकी संस्कारों पर रंगीनियों की अनेक परतें चढ़ती गई। वह चाहने लगा कि उसकी भी पत्नी
हसीन लड़कियों में से होती, उसकी चाल में अदा होती, उसके अंग अंग से सुकुमार दमक फूटती। उसे लेकर घूमने निकलता तो लोगों की हसरत भरी निगाहें उन पर बिछ जाती। मगर यह ममता की छोकरी, यह गोरी भैंस की बच्ची कहां से उसके गले बांध दी गई? उसने शादी के पहले बीवी को देखने की जिद क्यों नहीं की? तब शायद छोटा था और सौंदर्य के प्रति यह ज्वाला तब नहीं फूटी थी। सुभाष के घर कोई नहीं था। माँ थी सो कुछ दिन पहले चल बसी। सुभाष पत्नी को लेकर अहमदाबाद चला आया था, ट्यूशन करता था। ममता कैसे व्यवस्था कर लेती थी उसे पता नहीं। वह तेज विद्यार्थी था और रूप में बहुत ही आकर्षक। कॉलेज की लड़कियां उसके इर्द गिर्द मंडराया करती। उसका मन गांव की जमीन को छोड़कर स्वप्न लोक में उड़ाने भरने लगता। और जब उसने बीए फर्स्ट क्लास पास किया तो उसकी कल्पना का जाल और भी दृढ़ हो गया। उस कल्पना जाल में उलझा उलझा स्वयं ही गिर पड़ता और ममता की भावनाओं को ठोकर मार देता। सारा रंग बिखर कर घर को आर्द्र बना जाता। एक थी ज्योत्सना मेहता, किसी पैसे वाले की बेटी। लाल लाल हथेलियां, तराशी हुई पतली पतली नाजुक उंगलियां, रंगे हुए बड़े बड़े नाखून। एक बेबस भावुकता उसकी आंखों में उड़ा करती। हंसी से फुहार बरसती। चलती तो भांगेमाओं की बौछार सी होने लगती। बोलती सी फुलझड़ी झड़ती। वह सोचता, ये भी उंगलियां हैं, यह भी एक हंसी है और यह भी एक चाल है। उसे तुरंत याद आती ममता। गोल मटोल आकृति, मोटी मोटी उंगलियां, जिनके नाखूनों पर बर्तन धोने की कालिमा लिपटी होती। खुरदरी हथेलियां, भभाकर हंसना, बिना तारतम्य के बोलना। ना रोमांटिक अदा, ना प्यार की लपक झपक। जैसी हूं तुम्हारी ही हूं भैंस की बच्ची। ज्योत्सना दिन दिन सुभाष के करीब आती गई और एक दिन जब ज्योत्सना की उंगलियों ने सुभाष की उंगलियों को लपेट लिया तो उसके पांव के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उसे लगा जैसे वह आकाश में टंग गया है। उसे याद है कई दिनों तक उसके हाथों में गुदगुदी होती रही। हथेली पर एक पतली पतली स्पंदन की रेखा उभर आती। उस दिन वह घर आया तो उसका घर निहायत ही बेहुदा लगा। गंदे मोहल्ले में गंदी चाली, उसमें उसका 2 छोटे छोटे कमरों वाला घर, उसमें बैठी हुई पुराने संस्कारों की एक भैंस। उसका घर इतना भद्दा उसे कभी नहीं लगा था। ममता ने उसके जूते खोलने शुरू किए तो उसे जोर से झटक दिया और अपने हाथों से खोलकर जूते जोर से दीवार पर दे मारे। सोते समय ममता ने उसे तेल लगाना शुरू किया तो उसे लगा कि ये उंगलियां नहीं है, लोहे के चाप है, और ये हथेलियां नहीं है, घोड़े का खरहरा है। यह भी एक औरत का हाथ है, हाथी के चमड़े के समान झवराया हुआ। उसने ममता का हाथ बेरहमी से दूर कर दिया। रोज रोज मना करता हूँ कि मुझे तेल से सख्त नफरत है, लेकिन पतिव्रता महारानी चबोरने बैठ जाती है। सीता सावित्री के बाद जैसे इन्हीं का ही नंबर है। अरे कहता हूँ कि खाना खा लिया करो, किंतु नहीं, पति देवता को खिलाए बिना तो ना खाएंगी नहीं कि पाप चढ़ जाएगा, और इसलिए मुझे बाहर का काम धाम छोड़कर ही समय से पहले घर के लिए भागना पड़ता है। ममता बेचारी क्या बोलती, वह जड़ और स्तब्ध रह गई। केवल डरते डरते इतना ही कहा, पति देवता होता है, आपके खाए बिना खाने को जी नहीं करता तो मैं क्या करूं? थके मांदे आते हैं तो तेल न लगाऊं तो क्या करूं? हाय दैया, आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझसे क्या कुछ खता हो गई? खता तुमसे नहीं हुई, मुझसे हो गई, जो तुम्हारे जैसे पत्थर के टुकड़े को गले बांध लिया। ममता अंदर सरक गई। सुबह उठकर सुभाष ने देखा कि ममता की आंखें सूजी हुई है। अनुमान लगाया कि आज यह रात भर रोई है, और एक दिन जब वह घर पहुंचा तो देखा ममता थर थर कांप रही थी, मानो कसाई के आगे गाय खड़ी हो। वह हंसप कर रो पड़ी। अरे ये कौन सा नाटक शुरू किया आज? नाटक मैं कर रही हूँ कि आप? आज तक समझती थी कि मुझ में कोई खोट है, कोई खता हो जाती है, इसलिए आप मेरे हर काम से नाराज रहते हैं, किंतु आज समझी कि आप को अपना घर क्यों काट खा रहा है। वह हतप्रभ रह गया। आज तक उसने ममता को केवल भोगने वाली नारी समझा था। आज उसका अप्रत्याशित उग्र रूप देखकर विस्मित रह गया। साथ ही उसका क्रोध भी उबल पड़ा। डांट कर बोला, क्या बकवास कर रही हो? सिर पर भूत सवार है? कौन है ये राण? कहकर ममता ने एक फोटो उसकी ओर फेंक दी। उसने सोचा तो यह बात है, ज्योत्सना के साथ ली गई फोटो उसकी बूशर्ट में रह छूट गई थी, और लगता है धोने को ले जाते हुए बूशर्ट से ही ममता ने इसे निकालकर देख लिया।
सुभाष एकाएक पकड़ा जाकर हक्का बक्का रह गया। ममता चीखे जा रही थी, इस जायन के मैं बाल बाल नोच लूंगी, चुड़ैल ने मेरा घर उजाड़ दिया। वह माथा पकड़े सोच रहा था कि गाय सी सीधी ममता ने यह उद्दंड अधिकार भावना कहां से जाग पड़ी। बोलते क्यों नहीं, कौन है ये, मुझे फांसी क्यों नहीं दे देते, मेरा गला क्यों नहीं घोट देते। ममता फक फक कर रोने लगी। आखिर वह कब तक चुप रहता, कुछ जवाब न पाकर ही क्रोध कर बैठा। चुप रह, नहीं तो बहुत बुरा होगा। अब और क्या बुरा हो सकता है, अब तो मर जाऊं। हाँ हाँ मर जा, कौन तेरे लिए यहाँ रोने बैठा है, बड़ी आई मरने वाली। अच्छा तो ऐसा ही होगा, कहकर ममता दूसरे कमरे में चली गई और किवाड़ बंद करके रोने लगी। सुभाष को डर तो लगा कि कहीं बंद कमरे के भीतर कुछ कर ना बैठे, मगर उसके अहम ने कुछ बोलने ना दिया। सवेरे सुभाष उठा तो देखा ममता नल के पास मुरझाई पड़ी है। सुभाष के होश उड़ गए, ममता के दांत बैठ गए हैं। आखिर बहुत कोशिश करने के बाद ममता के दांत खुले, उसकी आंखें खुली। उसने एक बार बड़ी करुणा से उसकी ओर देखा, फिर आंखें बंद कर ली, किंतु ममता संभल नहीं सकी। उसे हृदय का दौरा आने लगा और एक दिन सुभाष के अविश्वास व उपेक्षा को उसी के पास छोड़कर कहीं बहुत दूर चली गई। उसे याद है कि अंतिम विदाई के समय ममता की आंखों में कितनी गहन वेदना थी। आंखों ही आंखों में उसने कहा था, मेरे देवता कहा सुना माफ करना। आवाज वही घड़ी की, टिक 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 टिक। सुभाष ने मानो अपनी आंखें पहुंची, फिर बिखरे हुए बिंदुओं को समेटने लगा। ममता नहीं रही, अब तो उसके और ज्योत्सना के बीच कोई नहीं था। ममता की मौत को दोनों ने मानो कोई देवी संकेत समझा। सुभाष लेक्चरर हो गया तो भी क्या होता, लेक्चरर को कौन पूछता है, 2 पैसे का आदमी। शादी की बात चलने पर ज्योत्सना के पिता पहले तो हैरान रह गए, फिर डांट दिया, छोकरी का माथा खराब हो गया है, उस पंतुजी से शादी करने चली है। मगर ज्योत्सना का प्रेम भावुकता की चरम सीमा को छू रहा था। वह अड़ गई, जहर खाने तक की धमकी थी, भाग जाने का भय दिखलाया, लेक्चरर के पद की महत्ता समझाई। ज्योत्सना के पिता कुछ उदार विचारों के थे, शादी कर दी। सुभाष ने एक नया मकान लिया, 2 कमरों वाला, 75 रुपए मासिक किराया देकर। ज्योत्सना के पिता ने गरीब दामाद पर तरस खाकर अपना एक छोटा सा बंगला देना चाहा, किंतु सुभाष ने उसे नहीं स्वीकारा। उसका पुरुषत्व चोट खाए बैठा था। ज्योत्सना के पिता का वह वाक्य उसे चुनौती दे रहा था, 250 रुपए का आदमी तुझे क्या खिलाएगा, क्या खाएगा, आखिर मेरे ही सामने हाथ फैलाएगा। ज्योत्सना ने बहुत समझाया कि पिता का मकान उसका ही तो मकान है, ले लो, क्या हर्ज है। मगर सुभाष का पुरुषत्व फन खोले खड़ा था। ज्योत्सना ने बीबी पिक्चर देखी थी, उपन्यास पढ़े थे। उसने देखा था कि हीरोइन प्रेम के लिए अपने बाप का विलास प्रसाद छोड़कर कैसे हीरो के घर की सूखी रोटियां पसंद करती है, कैसे गरीबों के गंदे मोहल्ले में जाकर नया जीवन आरंभ करती है। शादी के पहले पुस्तकों और पिक्चरों के सारे आदर्शवाद डायलॉग भूल गई। मगर अब तो 250 रुपए में उसके हाथ पांव ही नहीं अटते। आदर्शों के अटने की बात कौन कहे। और इसलिए जब सुभाष ने ज्योत्सना के पिता वाले मकान में जाने से इनकार कर दिया तो वह कुड़ गई। ताव इतना और पैसों का यह हाल। बार बार ज्योत्सना झुंझला पड़ती, 250 रुपए में क्या बनता बिगड़ता है। लाल लाल हथेलियां, लाल लाल नाखून, लिपस्टिक, साड़ियां, सूखी रोटी खाने वाले आदर्श कब कैसे टूटे पता ही ना चला। 250 रुपए की तनख्वाह में फुल टाइम नौकर की व्यवस्था कहाँ से हो। हाँ मगर होना तो चाहिए। ज्योत्सना कहती है होना चाहिए, नहीं तो काम कैसे होगा। हाँ ठीक ही तो कहती है, काम कैसे होगा। काम करने से हाथ काले व रूखे होते हैं, कैसे गंदे गंदे हाथ लगते हैं। हाँ ज्योत्सना काम नहीं करेगी। लाल लाल हथेलियां, लाल लाल उंगलियां, इन्हीं हथेलियों के लिए तो उसने आकाश में उड़ उड़ कर सपने देखे हैं। इन्हीं को लेकर घंटों ढके हुए रंगीन माया जाल में खोया रहा है। इन्हीं के लिए तो ममता की खुरदरी हथेलियां। जाने दो, हाँ तो रोक कर रखना ही चाहिए, मगर अगर कुछ नहीं रखना ही चाहिए, लाल लाल हथेलियां। बाढ़ का पानी उतर गया था, सूखी रेत चारों ओर अपनी ठोस नगनता लिए पड़ी थी। नए नए फैशन, नए नए दौर, मगर 250 रुपए और अभिमानी इतने की मायके की कोई चीज स्वीकार नहीं करते। मकान छोड़ दिया, वार एक खोखली शान। ज्योत्सना यह सब सोचते सोचते झुंझला पड़ती और उसे जली कटी सुना देती। सुभाष उसे समझाता कि ज्योत्सना तुम समझती क्यों नहीं, परिश्रम की कमाई का स्वाद तो कुछ और ही होता है। तुम्हारे पिता के धन के आधार पर मैंने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा। परिश्रम की कमाई का स्वाद, परिश्रम परिश्रम परिश्रम, मगर लाल लाल हथेलियां। उसे याद आया कि जब वह ट्यूशन करता था तो 80 रुपए में ममता घर चला लेती थी और इस सफाई से कि उसे पता ही ना चला।
और अब तो घर घर कम बाजार अधिक हो गया। सुभाष बीमार पड़ गया। ज्योत्सना ने कहा, देखो डियर, तुम्हारे घर में तो सुविधा ही सुविधा है, क्या कहना, मेरी मानो तो पिताजी के यहाँ चले चलो, वहाँ सारी सेवा की व्यवस्था भी हो जाएगी। ज्योत्सना, मुझे अस्पताल भेज दो, तुम्हें भी कष्ट नहीं होगा और मैं भी ठीक रहूंगा सरकारी इंतजाम में। ना ना, दुनिया क्या कहेगी, पिता के घर अस्पताल से अच्छा ही लगता होगा। मैंने पिताजी को खबर दी थी, उन्होंने कहा है फौरन लेकर चली आओ। परंतु सुभाष नहीं माना तो ज्योत्सना झल्ला पड़ी, पड़े पड़े सड़ो और मुझे भी सड़ाओ। सुभाष सोच रहा था कि कैसी है यह ज्योत्सना, सेवा की व्यवस्था करने मुझे पिता के घर ले जा रही है। कैसी सेवा? दवा दे देना, कुछ पथ्य बता देना, इतना ही नहीं कर सकती? अब ये लाल लाल हथेलियां। सुभाष निढाल हो गया। ज्योत्सना उसे उठाकर अपने मायके ले आई, उसे एक बढ़िया कमरे में डाल दिया। डॉक्टर आया, देख गया, कोई परेशानी की बात नहीं, 2-4 दिनों में अच्छे हो जाएंगे, ढंग की परिचर्या होनी चाहिए। उसी दिन 2 रिटायर्ड नर्स लगा दी, एक दिन के लिए और एक रात के लिए। सुभाष कमरे में बंदी हो गया, नहीं सोच पाता कि मामूली सी बात के लिए इतनी नर्स क्यों लगाई गई, कौन सी सेवा चाहिए उसे। एक आध बार कार्ड से उठाकर दवा पिला दी, और क्या क्या ज्योत्सना इतना भी नहीं कर सकती थी? उसके सामने एक नई दुनिया खुल रही थी, जिसे अभी तक उसने बाहर से देखा था, केवल रंग रंग रंग। 8 दिन हो गए उसे आए हुए। घर के लोग बाहर रेडियो बजाते हैं, हंसी ठट्टा करते हैं, सुबह शाम पूछ जाते हैं, समय से चाय और पत्ते भेज देते हैं। कोई खतरा नहीं, डॉक्टर ने कह दिया। और ज्योत्सना, अब उसे काफ़ी फुर्सत है, हर जिम्मेदारी से। रोज सिनेमा जाती है, बाजार जाती है, दिन में एक आध बार तबीयत पूछ जाती है। यहाँ उसे काम ही क्या है, नर्स तो है। ज्योत्सना की लाल लाल हथेलियां जैसे बीमार गालों के लिए नहीं है, कितने दिन हुए उसका स्पर्श किए हुए। दीवार घड़ी बज रही थी, टिक टिक, और ममता की खुरदरी हथेलियां बर्तनों की कालिक से झवराई। उसकी अंगुलियों ने उसके हर आंसू को सोखा है, कागज के मोटे खुरदरे सोखते की तरह। इस बार भी तो वह बीमार था। बीमारी गंभीर होने पर लाचार होकर अस्पताल जाना ही पड़ा। नर्सें थीं, अस्पताल का खाना था, किंतु ममता समय से पहले ही अस्पताल पहुंच जाती। आंखों में गहरी करुणा और अथक दर्द लिए उसे देखा करती, और कभी कभी रो पड़ती, और तब तक नहीं हटती जब तक जबरदस्ती हटाई नहीं जाती। कहाँ से उसने पैसे बचा रखे थे कि जब आती फलों की ढेरी सामने खोल देती। बाद में मालूम हुआ था कि ममता ने अपने सारे बचे कुचे गहने बेच दिए थे। जब वह अस्पताल से छूटकर घर आया तो लगा कि ममता उसे आंचल में छिपा लेगी। आह, कितनी ममता थी उन मोटी मोटी झबराई उंगलियों में। उंगलियां सुभाष के तन और मन की सारी मैल खींच लेना चाहती थी, किंतु अब तो मात्र कथा शेष रह गई थी। गाड़ी फिर गड़गड़ाती निकल गई। सिस्टर झटके से जाग गई। ओह, सुबह हो गई। तुम सोई नहीं सुभाष बाबू? आंखें भारी भारी सी हो रही हैं। मगर तुम भी तो नहीं सोई सिस्टर? अरे मैं तो रात को झपकी लेती रहती हूँ, मेरा क्या है, मैं तो इस तरह घर के हर मरीज के साथ जागती आई हूँ। हर मरीज के साथ? हाँ जी, हर मरीज के साथ, हर मरीज के साथ। भीतर मरीज, बाहर रेडियो, संगीत, हंसी, कह गए, सिनेमा, बाजार, लाल लाल हथेलियां, लाल लाल मुलायम उंगलियां, खंजर जैसे बड़े बड़े लाल नाखून। सिस्टर, जरा खिड़की खोल दो, बाहर की हवा तो आए। वह कौन है सिस्टर, अपनी पीठ पर दूसरे आदमी को लादे हुए? वह? अरे वह तो इस घर का नौकर है। सुना था उसका भाई सख्त बीमार था, उसी को शायद गांव से बुलाया है, स्टेशन से पीठ पर लाद कर ले आ रहा है। काले काले हाथ, खुरदरी हथेलियां, खुरदरी उंगलियां। सुभाष एकटक बाहर देख रहा था, शायद उसकी आंखों में दूर कुछ झोपड़ियां उभर आई हैं। तो यह कहानी थी लाल हथेलियां, जिसके लेखक है रामदर्श मिश्र।